रोहित जानना चाहता है कि आखिर किशन अंकल की जान किसने बचाई थी। होटल पैराडाइज पहुंचते ही रोहित ने सिक्योरिटी इंचार्ज को फ्रंट ऑफिस में बुलाया। रोहित ने सनी से कहा, आर्यन काफी देर से स्वीट में अकेला है, तुम जाकर उसे देखो, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करके आता हूं। सनी को भी उस लड़की की तस्वीर देखनी थी, मगर वो जानता था कि आर्यन काफी देर से अकेला है, उसके पास जाना इस वक्त जरूरी है। सनी के जाते ही सिक्योरिटी चीफ एक लैपटॉप में सीसीटीवी की सारी फुटेज लेकर आया, मगर जैसे ही उसने लैपटॉप सिक्योरिटी सर्वर से कनेक्ट किया, रिसेप्शन से एक स्टाफ मेंबर रोहित को ढूंढता हुआ फ्रंट ऑफिस में आया। उसने रोहित से कहा, सर आपके परिवार से कोई मिलने आया है। हमने उनसे कहा कि आप इस वक्त कमरे में नहीं हैं, मगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। वो आपकी स्वीट में आपका इंतजार कर रहे हैं। स्वीट में उस वक्त आर्यन अकेला था। परेशान रोहित ने स्टाफ को डांटते हुए कहा, तुमने उन्हें ऊपर जाने क्यों दिया? कौन थे वो? डरे हुए रिसेप्शनिस्ट ने रोहित से कहा, सर वो आपके कजन ब्रदर धीरज मारवा थे। आखिर वो भी तो मारवा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक हैं। हम उन्हें कैसे रोक सकते थे? रोहित के चेहरे पे अचानक टेंशन साफ दिखाई देने लगा। वो बिना कुछ सोचे लिफ्ट की ओर भागने लगा। उसके पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड्स और कुछ स्टाफ के लोग भी दौड़ रहे थे। रोहित जोरों से लिफ्ट का बटन दबाने लगा। एक बॉडीगार्ड ने रोहित से कहा, सर फिक्र मत कीजिए, हमारे 6 गार्ड्स ऊपर आर्यन की प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं। तभी रोहित ने बड़ी भारी आवाज में उस गार्ड से कहा, मगर तुम धीरज को नहीं जानते, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। ऊपर रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में आर्यन अपने हाथों की मुट्ठी बंद करके उसके सामने खड़े लोगों की ओर देख रहा था। धीरज के बॉडीगार्ड्स और रोहित के बॉडीगार्ड्स एक दूसरे को गुस्से से देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कभी भी दोनों ग्रुप के बीच में फाइट शुरू हो सकती थी। धीरज धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगा। धीरज ने एक हाथ से सिगार पकड़ रखी थी। सिगार का धुआं उड़ाते हुए उसने आर्यन से कहा, चलो भाई, तुम्हें लेने आया हूं आर्यन। चलो दादाजी के पास जाएंगे और अपने किए की सजा पाएंगे। धीरज का चेहरा देखकर आर्यन को बहुत डर लग रहा था। धीरज ने झटके से आर्यन को उठाया और बालकनी की रेलिंग पर से फेंकने लगा। आर्यन के चिल्लाते ही धीरज रुक गया। आर्यन को जमीन पर रख के जोर जोर से हंसने लगा। धीरज के बॉडीगार्ड्स भी हंसने लगे। तभी धीरज फिर से आर्यन की ओर कदम बढ़ाने लगा। आर्यन हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था, मगर अपने आप उसके कदम पीछे जाने लगे। तभी सनी आर्यन और धीरज के बीच में आकर खड़ा हो गया। सनी ने धीरज से कहा, धीरज भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह आर्यन को नहीं ले जा सकते। रोहित भैया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। धीरज ने सनी को एक हाथ से आर्यन के सामने से हटाया और कहा, सनी तुम अभी बच्चे हो, कुछ नहीं जानते, मेरे बीच में मत आओ। अरे मुझे तो यहाँ खुद दादाजी ने भेजा है। इस नाजायज को, मेरा मतलब है इस बच्चे को घर लाने का हुक्म दिया है। तुम ही बताओ, दादाजी के ऑर्डर को तो मानना ही पड़ेगा ना। चलो बेटा, दादाजी ने बुलाया है। धीरज अपने लंबे हाथों को आगे बढ़ाकर आर्यन को उठाने की कोशिश करने लगा। तभी सनी ने फिर से धीरज को रोक लिया। धीरज भैया प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए। रोहित भैया अभी ऊपर आते ही होंगे, आप पहले उनसे बात कर लीजिए। धीरज को सनी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने बड़े गुस्से से सनी की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम रोहित के कजन हो इसलिए तुम्हें उसने साथ रखा है? नो, उसे आर्यन के लिए एक आया चाहिए थी, बस तुम्हें इसलिए अपने साथ रखा है। तुम ही सोचो, जिस आदमी ने किसी नाजायज के लिए पूरी फैमिली को छोड़ दिया, उसने तुम्हें क्यों अपने साथ रखा है? चलो अब हट जाओ मेरे रास्ते से। धीरज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सनी के सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगा था। सनी को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर वो बाकी काफी चीजों में बहुत होशियार था। फैमिली में सबसे ज्यादा हमेशा रोहित ने ही सनी को सपोर्ट किया था और इसीलिए वो रोहित के साथ रहना पसंद करता था। और अब तो ये ना सिर्फ उसके भतीजे की सेफ्टी का सवाल था, बल्कि उसके गेमिंग गुरु की भी सेफ्टी का सवाल था। सनी ने आर्यन को अपनी बाहों में उठा लिया और धीरज से कहा, भैया चाहे कुछ भी हो जाए, आप आर्यन को नहीं ले जा सकते बस। इस बात पर धीरज को गुस्सा आ गया। उसने अपने शर्ट की स्लीव ऊपर चढ़ाते हुए सनी से कहा, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं। सनी ने बचपन में धीरज के हाथों बहुत मार खाई थी। धीरज कराटे में ब्लैक बेल्ट था। सनी को पता था कि वो चाहकर भी धीरज का मुकाबला नहीं कर सकता था।
सनी के पास आकर धीरज ने उससे कहा, लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, शायद बचपन की बातें अब तुम्हें याद नहीं। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, काफी बातें तुम भी भूल चुके हो धीरज। तुम्हारा बेवजह बच्चों को परेशान करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। रोहित ने धीरज के बॉडीगार्ड को धक्का मारकर अपने लिए रास्ता बनाया। रोहित धीरज के बिल्कुल सामने आकर बोला, कोई मेरे ही घर में मेरे बनाए हुए रूल्स तोड़े, ये मुझे आज भी पसंद नहीं। रोहित को देखकर धीरज ने अचानक ही अपना मूड और बात बदलते हुए कहा, अरे रोहित, तुम आ गए, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। धीरज को पता था कि कराटे में रोहित उसका भी सीनियर था, इसलिए रोहित से किसी भी तरह का मुकाबला करना फिजूल था। धीरज दोनों हाथ फैलाकर रोहित के गले मिल गया। रोहित बस यूं ही खड़ा रहा। धीरज ने ये नोटिस किया कि रोहित को अच्छा नहीं लगा है। वो हंसते हुए कहने लगा, अरे भाई, तुम तो बुरा मान गए। तुम थे नहीं तो मैंने सोचा सनी के साथ वही पुरानी मस्ती की जाए। रोहित ने धीरज की बात काटते हुए कहा, क्यों आए हो धीरज? धीरज लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर सिगार बुझाते हुए बोला, दादाजी ने बुलाया है तुम्हें। वो चाहते हैं कि तुम इस आर्यन के साथ वापस घर चलो और हम सब बैठकर फैसला ले लेते हैं कि आर्यन की सजा क्या होनी चाहिए। रोहित ने धीरज को आंखें दिखाते हुए पूछा, What do you mean by सजा? उसे किस बात की सजा मिलनी चाहिए? धीरज अचानक खड़ा हो गया और दोनों हाथ हवा में फैलाकर रोहित से कहने लगा, किस बात की सजा? ये तुम पूछ रहे हो? तुम जानते नहीं इस नाजायज बच्चे को किस बात की सजा मिलनी चाहिए? ये एक पागल और बदतमीज लड़का है, इस बात की सजा मिलनी चाहिए इसे। क्या बिगाड़ा था हमारी दादी ने इसका? कितना अच्छे से रखती थी इसे। किसी बात के लिए इसकी जिद को उन्होंने नहीं माना तो इसने उन्हें सीढ़ियों पर से धक्का दे दिया। दादी के सिर पे इतनी गहरी चोट आई कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच आज भी लड़ रही हैं, और तुम पूछ रहे हो किस बात की सजा मिलनी चाहिए इस नाजायज को? रोहित ने धीरज को वार्न करते हुए कहा, आवाज नीचे रखो। मैंने तुम लोगों से 1000 बार कहा है कि दादी माँ का एक्सीडेंट आर्यन की वजह से नहीं हुआ है, उसका कोई कसूर नहीं। अब धीरज भी अपनी आवाज चढ़ाकर बोला, अगर कसूर इस पागल का नहीं है तो और किसका है? लोगों ने अपनी आंखों से देखा है इसे और दादी माँ को ऊपर बहस करते हुए, और फिर किसी बात पर इस पागल को गुस्सा आ गया और उसने दादी माँ को धक्का दे दिया। हम भी कैसे मान लें कि सब जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं और तुम ही एक सच्चे हो जो इस साइको को इनोसेंट कह रहे हो? देखो रोहित, मारवा इंडस्ट्रीज को खड़ा करने में सिर्फ तुम्हारी फैमिली का हाथ नहीं है, मेरी फैमिली का भी उतना ही हाथ है, और ये तुम जानते हो। और तुम इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज पागल के नाम करना चाहते हो। फैमिली में कोई नहीं चाहता कि मारवा इंडस्ट्रीज का होने वाला वारिस एक सन की पागल हो, खास करके वो पागल जिसकी वजह से हमारी दादी आज हॉस्पिटल में इस हालत में पड़ी हैं। रोहित ने अपनी उंगलियों से अपना माथा दबाया और धीरज से कहा, मैं ढूंढ रहा हूँ डॉक्टर अमृता को, बस किसी तरह उनकी अपॉइंटमेंट मिल जाए। रोहित की इस बात पर फिर से धीरज ने अपनी आवाज चढ़ा ली, ढूंढो उसे। इतने महीनों से हम भी ढूंढ रहे हैं डॉक्टर अमृता को, मगर इतना आसान नहीं है उनकी अपॉइंटमेंट मिलना, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। इरिटेट होकर रोहित ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर अमृता को खींच कर ले आऊंगा। अब तुम जाओ यहां से। अपने बॉडीगार्ड्स के सामने अपनी इंसल्ट होते देख धीरज को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। धीरज ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए और रोहित के बिल्कुल पास आकर बड़ी शांति से कहा, क्यों इस पागल के लिए अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने में तुले हो? आर्यन के लिए तुम्हारे पागलपन की वजह से पूरी की पूरी मारवा फैमिली दुखी है आज, और उसका जिम्मेदार सिर्फ ही आर्यन है कौन ये? हमें तो ये भी नहीं पता इसकी माँ कौन है। इस मेंटली सिक बच्चे की माँ का कोई पता नहीं, उसे तो मारवा खानदान का वारिस बनाना चाहते हो। देखो रोहित, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरी बात मानो। तुम अभी जवान हो, हैंडसम हो, लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए मरती हैं। किसी से भी शादी कर लो, बच्चे पैदा करो, और फिर उनमें से किसी भी एक को बना देना खानदान का वारिस। धीरज ने इस बात से सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थीं।
रोहित ने धीरज का कॉलर पकड़ के जोर से कहा, शट अप! अगर आगे एक भी लफ्ज निकाला है तो मुझसे बुरा कोई नहीं। आर्यन मेरा इकलौता बेटा है। रोहित की आवाज सारे प्रेसिडेंशियल स्वीट में गूंजने लगी। दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में गुस्से से देखते रहे। थोड़ी देर की शांति के बाद धीरज ने अपने कदम पीछे लिए। अपनी शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए धीमी आवाज में रोहित से कहा, फैमिली मेंबर्स तुम्हारे इस डिसीजन से बहुत नाराज हैं। अगले हफ्ते मैं एक फैमिली मीटिंग रखने वाला हूँ। तुम्हारे पास तब तक का टाइम है। प्रूव कर दो कि दादी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आर्यन का कोई हाथ नहीं, और अगर ये तुम नहीं कर पाए तो दादाजी आर्यन को मारवा खानदान से बेदखल कर देंगे। ये कहकर धीरज स्वीट से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी कमरे से बाहर निकल गए। धीरज के जाने के बाद रोहित की नजर आर्यन पर पड़ी। आर्यन काफी डर गया था। उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि धीरज की बातों से उसे अपने आप पर नफरत होने लगी थी। बिना कुछ बोले चुपचाप धीरे धीरे अपने बेडरूम में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। रोहित की दादी आर्यन को बहुत प्यार करती थी। आर्यन भी उनसे काफी घुल मिल गया था। आर्यन की बचपन से कोई माँ नहीं थी। माँ की ममता क्या होती है उसे अपनी परदादी से ही पता चला था। दादी को पता था कि आर्यन लोगों से बात करने में हिचकिचाता है, ना कभी किसी से कुछ मांगता, ना कोई जिद करता। मगर आर्यन के मन की इच्छा दादी उसकी आंखों में पढ़ लेती। आर्यन को बिना मांगे दादी ने बहुत कुछ दिया था। उस दिन जब दादी माँ का एक्सीडेंट हुआ था तब आर्यन उनके साथ ही था। मगर रोहित को इस बात का यकीन था कि दादी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे आर्यन का हाथ नहीं हो सकता। मारवा खानदान में कई लोग रोहित के पोजीशन से चलते थे। दादाजी ने जो पावर रोहित को दिए थे वो पावर धीरज और परिवार के दूसरे कई लोगों को चाहिए था। दादाजी ने रोहित को बिजनेस इसलिए नहीं सौंपा था कि रोहित उनका पोता था, बल्कि उन्हें पता था कि रोहित में वो सारी काबिलियत है जो किसी बिजनेस ग्रुप के हेड में होनी चाहिए। ये बात परिवार के कई लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि रोहित उम्र में उनसे काफी छोटा था। रोहित जानता था कि अगर वो बिजनेस हेड की पोजीशन छोड़ देगा तो वो लोग आर्यन को परेशान करना बंद कर देंगे। मगर वो ये भी जानता था कि बिजनेस अगर उनके हाथ में चला गया तो वो कंपनी और कंपनी के वर्कर्स के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके पास 1 हफ्ते का टाइम था ये प्रूव करने के लिए कि आर्यन बेकसूर है, और ये तभी हो सकता था जब डॉक्टर अमृता उसकी दादी का इलाज करें। वरना एक बात तो तय थी कि पैसे और पावर की लड़ाई में मासूम आर्यन की बलि चढ़ा दी जाएगी। आज की बात से रोहित काफी डिस्टर्ब हो गया था। वैसे तो रोहित शराब को हाथ नहीं लगाता था, मगर आज उसका मन इतना उदास था कि उसने ग्लास में थोड़ी सी वाइन डाल दी और पीना शुरू कर दिया। रोहित को ऐसी हालत में देखकर सनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए वो रोहित को हारते हुए नहीं देख सकता था। उसने रोहित को आज अकेला छोड़ देना ही बेहतर समझा और अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर सनी ने अपना मूड फ्रेश करने के लिए सोचा क्यों ना थोड़ी देर गेम खेली जाए। उसे पता था कि आज उसका भतीजा और गेमिंग में उसका गुरु ऑनलाइन नहीं होगा। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद आर्यन बहुत हर्ट हो चुका था। मगर जैसे ही सनी ने गेम में लॉगिन किया उसने देखा कि स्वीट एंजल ऑनलाइन है। उसे ये देखकर खुशी हुई और उसने स्वीट एंजल के इनबॉक्स में मैसेज कर दिया, मैंने सोचा नहीं था कि आज तुम गेम में लॉगिन करोगे। रिया ये मैसेज देखकर समझ गई कि आर्यन के साथ कुछ गलत हुआ था। तभी सनी ने आगे टाइप किया, आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे भैया बहुत दुखी हैं, मगर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। भैया बहुत जल्द ही डॉक्टर अमृता को ढूंढ लेंगे और ये साबित कर लेंगे कि तुम इनोसेंट हो। रिया ये सब सुनकर शॉक हो गई। एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।